हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था और फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में अपन एग में स्पर्म की एंट्री तक पहुंच गए थे। अब देखिए एग की जो एक्टिविटी है उनमें क्या चेंज आएगा, यानी कि आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म एग में क्या क्या चेंजेज आएंगे वो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं और आज अपन फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, चेंजेज in egg after entry of sperm। स्पर्म के एंट्री के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन चेंज होगा वो क्या होगा, देखिए एंट्री ऑफ स्पर्म क्या करेगी, जो एग है उसकी अरेस्टेड अवस्था है इस समय डिवीजन के हिसाब से, यानी कि उसमें फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन तो हो गया था, लेकिन अब सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन होगा। और वो सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन कब होगा, जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगी। ठीक है ना, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है उस सेकेंडरी oocyte से ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी तभी बनती है जब क्या हो, एंट्री ऑफ स्पर्म हो। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte डिवाइड होगा, जो कहां पे अरेस्टेड था, मेटाफेज सेकेंड में, याद है ना, मेटाफेज सेकेंड में, और एक क्या बना देगा बेटा, पोलर बॉडी। दिस विल बी द फर्स्ट चेंज, ये पहला चेंज आएगा। द सेकेंड चेंज जो दूसरा होगा, स्पर्म की एंट्री के साथ, एंट्री ऑफ स्पर्म जो है उसके साथ दूसरा जो चेंज आना है वो क्या आएगा, देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन नाम सुना होगा आप, कॉर्टिकल रिएक्शन। बताता हूं बेटा क्या है, देखिए ये एग मेम्ब्रेन है, इज दिस क्लियर। बाहर की मेम्ब्रेन्स जो स्पर्म की एंट्री के साथ क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। ये अगर आपको ध्यान में हो तो विटेलाइन मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में कौन सा स्पेस है, प्री विटेलाइन स्पेस, प्री विटेलाइन स्पेस। अंदर की ओर किसकी एंट्री हो चुकी है, एक तो स्पर्म की, और ये किसका न्यूक्लियस है, एग का। याद हो तो आपको मैंने बताया था कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स स्पर्म की एंट्री के बाद ब्रस्ट होंगे, फटेंगे। ठीक है ना, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरीविटाइलिन स्पेस है उसके अंदर एक पर्टिकुलर लेयर बना लेंगे। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा बनाई जा रही है। दिस पर्टिकुलर लेयर और मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन यानी कि निषेचन कला कहते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, दिस विल प्रोहिबिट एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा या अदर स्पर्म्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्म्स जो है उनकी एक से ज्यादा की एंट्री क्यों नहीं हो पाती है। तो आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म क्या होगा, प्री विटेलाइन स्पेस जो है उस प्री विटेलाइन स्पेस के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे वो किसने बनाए थे, गोल्जी बॉडी ने। तो इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा इस मेम्ब्रेन को सिक्रीट किया जाता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और उसका काम होता है क्या, एक्स्ट्रा या अदर स्पर्म्स की इसके अंदर एंट्री को रोकना। ठीक है ना, स्पर्म के अंदर एक ही स्पर्म की, एग के अंदर एक ही स्पर्म की जो एंट्री होती है उसको मोनोस्पर्मी कहते हैं। व्हाट वी कॉल दैट, मोनोस्पर्मी। ठीक है, अब देखिए कई बार ये देखने को मिल सकता है कि देयर में बी द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म्स। एक अपन ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये कॉमन बात कर रहे हैं। एक से ज्यादा स्पर्म्स की एंट्री
जैसे रेप्टाइल्स वगैरह में, बर्ड्स वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए बता रहा हूं। एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री एग के अंदर हो सकती है। दैट केस इज कॉल्ड मोर देन वन स्पर्म एंट्री हो तो वो कहलाता है बेटा पॉलीस्पर्मी। व्हाट वी कॉल दैट? पॉलीस्पर्मी, बहुभ्रूणता, सॉरी बहु शुक्राणुता। एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। और ये जो पॉलीस्पर्मी है इसको दो टाइप्स में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है बेटा पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी का मतलब तो क्या हो गया? एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म्स इन द एग, एक से अधिक स्पर्म की एग में एंट्री, जो उसको अपन पॉलीस्पर्मी कह रहे हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? जो अभी अपन ने डिस्कस की है। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द एग, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विल सिक्रीट, आफ्टर ब्रस्टिंग दे विल सिक्रीट ए पर्टिकुलर लेयर बिटवीन द vitelline membrane and egg membrane, and that membrane will be called the fertilization membrane, and that is the particular sign that the one sperm has entered and there is no chance to be enter what the extra or the another sperm। ठीक है ना? अब देखिए दो टाइप अपन इसके बताए, एक तो पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, उसको अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो कौन सा बताया बेटा मैंने? पैथोलॉजिकल, और दूसरा जो है वो बताया मैंने फिजियोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो है उनमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होगा? जितने भी स्पर्म इंटर करेंगे एग के अंदर, इन सभी के न्यूक्लियस जो हैं वो किसके साथ? एग के न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? इस प्रकार का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा वो अपन ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भाग नहीं ले सकता, यानी कि वो एग जो है वो नष्ट हो जाएगा। ऑल द इंटर्ड स्पर्म्स विल फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग, या उनका जो न्यूक्लियस हैं वो किसके न्यूक्लियस के साथ? एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएंगे। एंड ये जो एग होगा ये सही मायने में फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ये मान करके चलिए, यानी कि इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे नहीं होगा। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है? एंट्री तो एक से ज्यादा स्पर्म की होगी एग के अंदर, लेकिन एग के न्यूक्लियस के साथ केवल एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होगा। बाकी के सारे जो स्पर्म्स हैं वो पेरीफ्री पे चले जाएंगे, और मैं यूं कर रहा हूं इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? डिग्रेड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है? ये जो डेड हुए हुए स्पर्म्स होते हैं इनको मीरोसाइट्स कहते हैं। मीरोसाइट्स पेरीफ्री के ऊपर होंगे, और इस प्रकार का जो एग है उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना? एंड दिस काइंड ऑफ द फिजियोलॉजिकल जो पॉलीस्पर्मी है वो आप बर्ड्स में देख सकते हैं, या आप रेप्टाइल्स में देख सकते हैं, या आप इंसेक्ट्स में देख सकते हैं। एंट्री तो एक से ज़्यादा की होगी लेकिन फ्यूज एक ही होगा। बाकी के जो है वो पेरीफ्री पे कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हुए हुए जो स्पर्म्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? मीरोसाइट्स। इज दिस क्लियर? आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ या नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग नॉट द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उसमें क्या नहीं बनेगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। तो गिनिया पिग और रैट जो है उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, उनमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, रैट में और गिनिया पिग में। ठीक है ना? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स नहीं होते वहाँ पे। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट चेंज, अब आगे और क्या चेंज आएंगे स्पर्म के एग में एंट्री के बाद। देखिए स्पर्म की एंट्री के बाद में एक चेंज जो आएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आएगा एग की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन permeability of egg membrane।
वाई वी आर डिस्कसिंग दिस हियर, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये जो इंक्रीज्ड परमेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या करेगी बेटा? कैल्शियम और पोटेशियम के जो आयन हैं उनको अंडे के अंदर लाएगी। यानी कि ये परमेबिलिटी मोस्टली बढ़ रही किसके लिए? मोस्टली फॉर Ca+2 आयन और पोटेशियम आयन। ठीक है, अब देखिए ये जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है किसकी? इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 आयंस, ये क्या करेगी बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको फोकस करना है। एक फैक्टर होता है जिसका नाम है साइटोस्टैटिक फैक्टर। साइटोस्टैटिक फैक्टर, और ये साइटोस्टैटिक फैक्टर जो होता है एग के अंदर, वो एग के अंदर क्लीवेज यानी कि डिविजन्स को रोक करके रखता है एक्टिव अवस्था में। क्लीवेज का मतलब डिवीजन, ठीक है ना, जो एग में हो रहे हैं उनको रोक करके रखेगा। यानी कि अभी तक एग के अंदर क्लीवेज फरो बनना शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना। ये साइटोस्टैटिक फैक्टर उसको रोके हुए है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 ये क्या करती है? ये इसको न्यूट्रल कर देगी। किसको न्यूट्रल कर देगी? साइटोस्टैटिक फैक्टर को न्यूट्रल, ठीक है ना, जिससे एग जो है किसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा अब? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एक चीज होनी जरूरी है, एग, फर्टिलाइज्ड एग में क्या होना? क्लीवेज। तो नाउ द एग विल प्रिपेयर्ड, किसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा? प्रिपेयर्ड फॉर क्लीवेज। ठीक है, तो एग मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ी, जिससे एग के अंदर किसकी एंट्री हुई? ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण कैल्शियम प्लस आयंस की। और कैल्शियम प्लस आयंस क्या करेंगे? इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में साइटोस्टैटिक फैक्टर है जिसने क्लीवेज को रोका हुआ है, उसको न्यूट्रल कर देगा, जिससे क्या हो? इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या स्टार्ट हो? क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो, तभी एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइज्ड एग से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, और इसकी एंट्री के कारण क्या चेंज होंगे? देखिए, स्पर्म के द्वारा, इसका मतलब क्या दिए जा रहे हैं? स्टिमुलेशन। तो स्पर्म स्टिमुलेशन के कारण एक चीज और होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक पंप, Na+H+ पंप एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? Na+H+ पंप। उसमें क्या होगा बेटा? देखिए, एग के अंदर H+ आयन तो इंटर करेंगे और Na+ आयन बाहर निकलेंगे। तो H+ आयन के लगातार अंदर आने से इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इनकी जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी? एसिडिक इन्वायरमेंट या मीडियम प्रिपेयर करेगी। और ये जो एसिडिक मीडियम है, इसके कारण प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना भी यहां पे। देखिए, अपनी सेल्स के अंदर इन्फॉर्मोसोम्स होते हैं। इन्फॉर्मोसोम्स क्या होते हैं बेटा? mRNA जो किसी विशेष प्रोटीन को क्या करते हैं? कोड करते हैं। वो पैक्ड होंगे प्रोटीन के साथ, चैपरॉन प्रोटीन्स भी बोल देते हैं उनको, जो पैकिंग का काम करते हैं। यानी कि ये जो mRNA, एक DNA था X, उससे ये mRNA बने पहला, जिस समय DNA से RNA बना, उसी mRNA बना, उसी समय प्रोटीन बना दिया। इस DNA से कुछ, इसकी कॉपी, इस DNA से बनने वाले mRNA की कुछ कॉपी फ्यूचर के लिए प्रोटीन्स के अंदर पैक करके रखी जाती है। ठीक है, ऐसे समझें जैसे आज के दिन ये DNA मेरी सेल के अंदर एक्सप्रेस हुआ, DNA से क्या बना? RNA, और RNA से क्या बनता? प्रोटीन। इस DNA से फिर RNA सिंथेसाइज हुआ, क्या बना? प्रोटीन। लेकिन RNA की कुछ कॉपी, जैसे ये बता रहा हूं, ये चैपरॉन प्रोटीन्स के अंदर पैक हो जाएगी, तो इसको अपन बोलेंगे इन्फॉर्मोसोम। ठीक है, और फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होने पर ये mRNA रैपिडली प्रोटीन बना देगा। कभी कभार त्वरित आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में
ये जो प्रोटीन जो है उसके साथ पैक्ड है ये mRNA, जिनको आप इन्फॉर्मोसोम कह रहे हैं। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इस प्रोटीन को गला देंगे। तो ये mRNA जो हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाएंगे। जो mRNA है वो किसके हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स के, ठीक है ना। और ये एंजाइम्स का काम क्या है, ये mRNA क्या बनाएंगे, स्पेसिफिक एंजाइम्स। भाई एंजाइम तो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और ये एंजाइम एग की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इस पंप के एक्टिव होने के कारण, एसिडिक मीडियम बनेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे। वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्फॉर्मोसोम्स में से mRNA को फ्री करवा देंगे, ये करवा दिया। और वो mRNA ऐसे एंजाइम बनाएंगे जो एग के अंदर क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब एग इंटरनली उसका साइटोप्लाज्म कंप्लीटली क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। न्यूक्लियस उसका क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। और उसका एक्टिव होना जरूरी है क्योंकि अब ये एग फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जा रहा है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, ये जो चेंजेस मैंने बताए हैं ये एग के अंदर बताए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें कि ये जो स्पर्म है जिसने एग में इंटर किया, इसका फैट क्या है, भविष्य क्या है। तो फैट ऑफ स्पर्म इन एग, व्हाट इज द फैट, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने ये कहा था कि मोस्टली जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, तो मैंने आपको बताया था हेड और मिडल पीस किसका, स्पर्म का अंदर इंटर करता है, पूंछ जो है वो बाहर रहती है, ठीक है ना। ये मैंने बताया था। मैमल्स के बारे में अपन ने बात की थी और ह्यूमन बींग्स के बारे में। कंप्लीट स्पर्म जो है वो कहां पे, एग में प्रवेश करता है। स्पर्म इंटर्स इन एग, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर केवल हेड ही इंटर करता है, वो भी मैंने बताया था। एनेलिड्स के बारे में बताया था, नीरीज के बारे में बताया था, अगर ध्यान में हो, हाइड्रा के बारे में बताया था। एनेलिड, नीरीज, हाइड्रा, इनमें क्या होगा बेटा, ओनली हेड ऑफ स्पर्म विल इंटर, ठीक है। अब देखिए, जो ही स्पर्म की, अपन तो मैमल्स वाले केस को हेड लेकर के चल रहे हैं, ज्यादा आगे लेकर के चल रहे हैं। तो जो ही स्पर्म की एंट्री होगी किसके अंदर, एग के अंदर, तो स्पर्म जो है वो 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा। ये फीमेल न्यूक्लियस है और ये स्पर्म है। 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो गया, घूम गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, देखिए इसका फैट पढ़ रहे हैं अपन, 180 डिग्री के एंगल पे ये क्या हुआ, घूम गया, ठीक है। अब इसकी जो अधिकांश संरचनाएं हैं वो किसके अंदर, फीमेल के साइटोप्लाज्म में घुल जाएंगी, ठीक है ना। अगर वो क्लियर या प्रोमिनेंट रहेंगी तो वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस इसका, सेंट्रियोल, कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रॉक्सी सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आ जाएंगे, बोलिए, अरे एग साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया के साथ चले जाएंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म में घुल जाएंगे वो तो। बचा क्या, न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है यही सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन का कारण बनता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये समझने के लिए जरूरी है। कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्यों, क्योंकि एग में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना, एग के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल नहीं होते हैं। अब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिवाइड होकर के अपने अपने पोल्स की ओर मूवमेंट चालू कर देगा, ठीक है ना। एक इधर वाले पोल पे आ जाएगा और एक इधर वाले पोल पे, ये ध्यान में रखना है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है।
अब क्या रहा, ये न्यूक्लियस, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी की कोई चीज़ें थी तो वो प्रोटोप्लाज्म में डिजोल्व हो गई हैं। किसके साइटोप्लाज्म में डिजोल्व हो गई हैं? एग के। अब अपने पास ये न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये सेंट्रियोल था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो दो भागों में क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके साथ? इसके साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही जुड़ गए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये सेंट्रियोल कहाँ पे चला जाएगा? अपोजिट पोल के ऊपर। ये मेल प्रोन्यूक्लियस है और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अभी प्रोन्यूक्लियस हुआ नहीं है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है यहाँ से साइटोप्लाज्म से और साइज में बढ़ जाता है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं? मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आप। और ये क्या है? अब सेंट्रियोल्स, इनसे स्पाइंडल फाइबर्स बनेंगे आगे। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे की ओर गति करेंगे, ठीक है ना, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन पाथ कहते हैं। और पास आने पर इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाएगी और दोनों के क्रोमोजोम्स जो हैं उनकी आपस में मिक्सिंग हो जाएगी। उस घटना को अपन क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। व्हाट वी कॉल दैट? एम्फीमिक्सिस। इज दिस क्लियर? ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर क्या बनी है? एक चीज ध्यान में होगा आपको, ये फर्टिलाइजेशन अगर होता है, स्पर्म की एंट्री होती है, तभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं अपन, सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है ना। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती तो सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। ये जो घटना है जिसमें फर्टिलाइजेशन पाथ के ऊपर दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ आएंगे और दोनों के स्पर्म जो है वो आपस में क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, सॉरी क्रोमोजोम्स। उस घटना को अपन क्या बोल देंगे? कैरियोगेमी या एम्फीमिक्सिस। और इसी के साथ क्या होगा? एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन चूंकि साइटोस्टैटिक फैक्टर एक्टिव हो चुका है तो क्लीवेज फरो भी बनना शुरू हो जाती है, यानी कि अब इस एग में, फर्टिलाइज्ड एग में क्या डिविजन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हर्टविग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एम्फीमिक्सिस के बारे में डिस्कवरी की थी। किसके अंदर? सी अर्चिन के एग्स में। ये आप ध्यान में रखना। हर्टविग जो थे उन्होंने एम्फीमिक्सिस को डिस्कवर किया था सी अर्चिन के एग्स में, ठीक है। प्रोन्यूक्लियस का मतलब क्या? जब मेल न्यूक्लियस है वो यहाँ पे वाटर को ऑब्जॉर्ब करके साइज में बड़ा हो जाता है, दोनों एक निश्चित दूरी तक एक दूसरे की ओर आते हैं और फिर आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है ना। वो पथ जिसके ऊपर ये आते हैं वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन पथ, जिसमें स्पर्म पेनिट्रेशन पाथ होता है, जिसमें स्पर्म थोड़ी दूर तक गति करते हुए जाता है। दूसरा होता है स्पर्म कपुलेशन पाथ, जिसमें मेल न्यूक्लियस की ही मूवमेंट होगा किधर? फीमेल जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ। एक होता है एग कपुलेशन पाथ, जिसमें एग मूवमेंट करता हुआ आता है किसके पास? जो मेल न्यूक्लियस है उसके पास या स्पर्म न्यूक्लियस के पास। एक होता है बेटा क्लीवेज पाथ, इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं है लेकिन ये बता रहा हूं मैं। क्लीवेज पाथ जिसमें दोनों अपनी जो स्थिति है उसको छोड़ करके एक दूसरे की ओर आते हैं, ठीक है ना। एग कपुलेशन पाथ में एग आता चल करके, स्पर्म कपुलेशन पाथ में स्पर्म का न्यूक्लियस चल करके जाता है, ठीक है ना। और क्लीवेज पाथ जो है उसमें दोनों के न्यूक्लियाई कुछ दूरी तक एक दूसरे के पास आते हैं। फाइनली उन दोनों की फिर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी? डिजोल्व हो जाएगी और फिर दोनों के क्रोमोजोम्स जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? एम्फीमिक्सिस। और एम्फीमिक्सिस अपना लास्ट स्टेप था किसका? फर्टिलाइजेशन का, जिसमें दोनों के क्रोमोजोम्स आपस में मिलकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेंगे। दैट विल एंटर इन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये अवस्था आने का मतलब ही क्या है? द फीमेल हैज बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है ना। फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।